सभी को नमस्कार। आइए आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और आप देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं? लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और हम आपकी इस कोर्स में मदद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके बने। क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके आंसर भी आज करने की कोशिश करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। ग्रैनविल ऑस्टिन एनालाइज। भारत का संविधान राष्ट्र की आधारशिला है। ग्रैनविल ऑस्टिन विश्लेषण कीजिए। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इटसेल्फ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इलैस्टुडेट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वयं को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ अटेम्प्ट टुवर्ड्स सोशल रेवोल्यूशन। कमेंट। भारतीय संविधान का निर्माण को सामाजिक क्रांति की दिशा में एक प्रयास बताया गया है। टिप्पणी कीजिए। हम लोग अपनी क्लासेस के जरिए कोशिश करते हैं कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और मैं डायरेक्टर हूं रजनीश आईएएस एकेडमी का। वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, और बहुत सारे रैंक हमारे यहां से लगे। आप इस क्लास को पूरा देखिए। यूट्यूब पर ये क्लासें पड़ी हुई हैं, पूरा बैच पड़ा हुआ है, उसको देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी। और अन अकेडमी के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है। ये पूरा बैच अगर आप करना चाहते हैं तो 3,000 रुपए में है। अभी इस पे एक ऑफर भी है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। पूरा जीएस पॉलिटी का बैच पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी 1,500 रुपए में अवेलेबल है। तो इसका आप फायदा उठाइए और चलते हैं आज की क्लास में। आज हम क्या करने वाले हैं, लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है, उसको हम करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है प्रियम्बल। और प्रियम्बल के साथ साथ इन क्वेश्चनों के आंसर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए प्रियम्बल को देखते हैं और पहला अपना सवाल ये तीनों सवाल को हम देखते हैं कि प्रियम्बल एक कैसे फिलॉसफी है। पूरे एक और क्वेश्चन है इसमें कि कैसे वो एसेंस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके आंसर भी आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले प्रियम्बल होता क्या है, यहां से हम चालू करेंगे। आपका एनसीईआरटी और बाकी क्लासेस क्या कहती हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। तो प्रियम्बल इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे के सारे लॉज दे रखे हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या देखा था कि जो इसका पहला पेज है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में रखा गया था। क्या है ये? एसेंस है। क्या है ये? की है। क्या है? आइडियाज इसमें दिए गए हैं। एक छोटी सी लिस्ट दी गई है। देखिए, पीटी के भी आपके सवाल बनेंगे, मेंस के भी आपके सवाल बनेंगे। कॉन्सेप्ट पे जो सवाल होंगे, फैक्ट्स के जो सवाल होंगे, लक्ष्मीकांत के जो सवाल होंगे, 15 में से 15 सवाल आपके बनने चाहिए अगर आप ठीक से फिल्म्स की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो ये क्या है? सार है, की है। जैसे एक घर बनाना होता है, घर बनाने का पूरा नक्शा पहले एक पेज पे ड्रॉ किया जाता है कि यहां हमारा किचन होगा, यहां हमारा बेडरूम होगा, और उसी पर 3 साल बाद, 5 साल बाद पूरा का पूरा घर बन जाता है। उसी प्रकार सेम वे में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो एक पेज के रूप में अगर बताना पड़े कि जितनी भी फिलॉसफी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहां दी गई हैं, तो वो ये पेज है। इसको आपने समझ लिया तो आप सब कुछ समझ लेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और इससे निकलने वाले
फिल्म्स का सवाल है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि केस आया कि बाद में जो वर्ड ऐड हुए हैं, इसमें दो वर्ड बाद में ऐड हुए हैं, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। अब आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस तरह के, इस नेचर का सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या सचमुच में हटा देना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ठीक है ये बाद में ऐड किए गए तीन वर्ड, लेकिन इनका एसेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था। तो जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के सवाल हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। एक बार इसको जरा हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, ताकि आपको पता चल पाए। पढ़ने से ही शुरुआत करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम भारत के लोग भारत को बनाना चाहते हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत ऐसा है तथा उसके समस्त नागरिकों को, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, क्या देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समता देना चाहते हैं। तो पांच हमारा नेचर है हमारे राज्य का, कि हम अपना देश कैसा बनाना चाहते हैं, और लोगों को तीन चीज देना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ये हम देना चाहते हैं। सभी लोग जो भारत में रह रहे हैं इंडियन सिटीजन है, लिबर्टी देना चाहते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये हमने फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में ऐड भी किए हैं। जस्टिस के लिए हमने डीपीएसपी बनाए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने बनाई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट ऑल अमंग ऑल इट्स सिटीजन। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हम देना चाहते हैं, ताकि क्या हो, सब लोगों की गरिमा बनी रह सके और हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली बंधुता भी बढ़ सके। फ्रेटर्निटी, टू एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ ए इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी बनी रहे, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत भी बना रहे। तो प्रेम्बल क्या है, हर एक व्यक्ति को राज्य से जोड़ता है कि तुम भारत में रहो, तुमको इंडिया ऐसा होगा और इसके अंदर आपको जस्टिस मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी मिलेगी। और जब पूरा ये बन गया तो हमने 26 नवंबर 1949 को इन दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 टू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम मीत माघ शीश शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अध्यात्मिक और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रियम्बल है, सार है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, कि भारत कैसे जुड़े। तो इसमें क्या दी गई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज का मतलब होता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। आइडियल्स दिए गए हैं, आदर्श दिए गए हैं, फिलॉसफी दी गई है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इनको आप याद रखेंगे, डायरेक्टली इनसे सवाल बनेगा। क्या दिया गया है, दर्शन दिया गया है, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का और जस्टिस का। यह एक कनेक्ट करता है कि मुझे भारत में क्यों रहना चाहिए, और ड्यूटियों के बारे में भी बताता है। क्या बताता है, ड्यूटियों के बारे में भी बताता है। तो ये सारी चीज बताता है। तो आपकी लक्ष्मीकांत
भी कुछ कहती है, मेंस का क्वेश्चन भी कुछ कहता है, उसको भी जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट कहां पर आया? सबसे पहले ये प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट किस एसेंस के रूप में लिखो, अमेरिका में आया। ये प्रीलिम्स का सवाल है। जैसे किसी पुस्तक का प्रिफेस लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ये भी लिखा गया। ये क्या है? समरी है या एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का? इसमें क्या दिया हुआ है? सार दिया हुआ है। हल्की वाला ने क्या बताया है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना बताया। तो एन पालकी वाला ने कहा कि ये पूरा का पूरा एक पेज है जिससे आप सारी चीजें समझ सकते हैं। उसके बाद एक ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें कभी कोई चेंज किया गया है जब से ये बना है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 3 वर्ड इसमें बाद में डले हैं और ये बार बार सवाल पूछा जाता है। 2 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक, ये प्रेम्बल आपको पूरी के पूरे तरीके से लर्न करना है। दूसरा, इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अगर मैं ये कहूं कि ये बाय हार्ट याद होना चाहिए तो ये गलत नहीं होगा। इससे आप जब मेंस लिखने जाएंगे और जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपकी बहुत मदद होगी। तो क्या इसमें चेंजेस हुए हैं? तो एक बार। कब? एक बार इसमें चेंज भी हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको आप क्या रखिएगा? इसको आप याद रखिएगा। एक बार इसमें चेंज भी हुआ है। अब क्या बताता है ये बताता है कि देश किसने बनाया है और ये संविधान कौन बना रहा है। तो सबसे बड़े कौन लोग होते हैं? वो होते हैं द पीपल ऑफ इंडिया। जनता सर्वे सर्वा है। जनता ही मिलकर देश का संविधान बनाती है, जनता ही मिलकर देश भी बनाती है और आपस में समझौता भी करती है। क्या करती है बेटा? समझौता भी, मिलकर आती है और समझौता भी करती है। उसी ने बताया कि मैं जो अपना घर बनाने जा रहा हूं, जो भारत घर है, उसी का नेचर कैसा होगा, इस देश का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे बड़ा कौन है? क्या प्रियम्बल सबसे बड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होता है, या देश बड़ा होता है? लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी, लोग बड़े होते हैं और इसीलिए ये कहता है कि सिटीजन्स आर सुप्रीम। सिटीजन क्या है? सुप्रीम है। ये किसने बनाया है? सिटीजन ने बनाया है। ठीक है। तो हु इज द सोर्स ऑफ पावर? पीपल आर सुप्रीम एंड दे आर द सोर्स ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर होती है। उसके बाद इसमें नेचर बताया है इंडिया कैसा होगा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो भारत 5 तरीके का होगा ये बताया और इससे मेंस के सवाल निकलते हैं। पहला मेंस का सवाल है जो आपको याद रखना चाहिए, जो अक्सर पूछा जाता है कि ये बताइए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। और जो दूसरे सवाल ये पूछा जाता है कि क्या भारत ट्रूली सोवरेन है? ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। क्या भारत ट्रूली सोशलिस्ट है? ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। क्या इंडिया ट्रूली सेकुलर है? लिख तो दिया। क्या इंडिया ट्रूली डेमोक्रेटिक है, या रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, और क्या भारत ट्रूली एक रिपब्लिक देश है? और जितनी भी ये वैल्यूज दी गई हैं कि इंडिया का नेचर ऐसे होगा, क्या भारत उसको डिफेंड करने में, उस तरफ प्रोग्रेस होने में कामयाब हो पाया है? ये आपको मेंस का सवाल है
ये आपका किसका सवाल है? मेंस का और इंटरव्यू का सवाल है। इस सवाल को, इन इन पांचों छहों सवाल को हम देखने का प्रयास करते हैं। सिर्फ किताब पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ आपको एक ही बार में अगर मेंस निकालना है तो मेंस पर भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए अब जरा इसको देखते हैं कि भारत कैसा है और भारत का नेचर कैसा है। तो भारत को प्रेम्बल में लिखा है कि भारत पांच तरह का होगा। सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो मैंने सीक्वेंस के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए एक फार्मूला बनाया है बेटा। सेकुलरिज्म बीच में है, सोवरेन से चालू होता है तो ऑटोमेटिक की बात है, बीच में सोशलिज्म आएगा और फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये भारत का नेचर है, इससे अलग नेचर नहीं हो सकता। नेचर क्या है, इस पर हम जरा पकड़ बनाते हैं। तो सोवरेन का मतलब क्या है, इसको हम जरा देखते हैं कि भारत के बारे में कहा गया है कि एक सोवरेन कंट्री है। तो व्हाट डज अ सोवरेन मीन्स? सोवरेनिटी का मतलब होता है, पहले मतलब समझो इसका, आजाद। सरल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, हाँ, कि हर, जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कमाने लग जाता है, माँ बाप के से अलग रह के अपने निर्णय लेने लग जाता है, ऐसे ही एक देश आजाद है कि नहीं, उसको कहा जाता है सोवरेन। कोई देश जब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल निर्णय खुद ले सके तो उसको सोवरेन कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस में एक स्टेट बनने का एक क्राइटेरिया है कि एक देश को सोवरेन होना चाहिए, खुद आजाद होना चाहिए। तो जब कोई देश नाइदर है डिपेंडेंसी और डोमिनेंस ऑफ एनी अदर नेशन, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको चला रही थी, या बाद में जाकर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन हमको चलाने लगा था? डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या इंडिया सोवरेन था? इसका आंसर है नहीं। भारत का जन्म 1947 में हुआ, जबकि भारत तो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के रूप में, लेकिन भारत तो पहले से ही सोवरेन था। ओ, भारत तो पहले से एग्जिस्टेंस में है, लेकिन भारत का इंडियन पॉलिटी में या पूरी दुनिया में बोला जाता है कि एक देश 1947 में बना, क्योंकि पहले हम डिपेंडेंट थे। तो अब हम क्या हैं? एक देश नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियंस ऑफ एनी अदर नेशन बट अ इंडिपेंडेंट स्टेट, खुद आजाद हो। देर इज नो अदर अबव अथॉरिटी, इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो अपने सारे निर्णय खुद ले। आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, किसी विदेश की सीमा को एक्वायर कर सके, जैसे हमने गोवा को अपने साथ मिलाया, पुडुचेरी को अपने साथ मिलाया, या अपने किसी पार्ट को छोड़ सके इन फेवर ऑफ। तो एक देश स्वतंत्र हो लैंड देने के लिए भी, देने के लिए खुद से, तो उसको कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश से हमने लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट भी किया। तो ये सब किसकी निशानी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये सब सोवरेनिटी की निशानी है। किसकी निशानी है? यह सब सोवरेनिटी की निशानी है। तो इंडिया इज ट्रूली अ सोवरेन नेशन। ये तीन चीजें अगर एक देश कर पा रहा है तो वो एक सोवरेन कंट्री कहलाता है। अब मेंस का सवाल आता है, क्या 2010 के बाद एक देश सोवरेन रूप से अपने निर्णय ले पा रहा है? मेंस का सवाल है ये। तो भारत जब आजाद हुआ तो हमने कॉमनवेल्थ में शामिल हुए, हम यूनाइटेड नेशंस में भी हम शामिल हैं, डब्ल्यूटीओ में भी हम शामिल हैं, आईएमएफ में भी हम शामिल हैं, G20 में भी हम शामिल हैं। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम जुड़े हुए हैं। और उनके उनके ऊपर से
इवन अमेरिका भी हमको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई आप टैरिफ ऐसे रखिए, आप इससे वो मत कीजिए, इस देश से संबंध मत बताइए। जैसे वो कहता है रशिया से आप संबंध मत बनाइए, इराक ईरान से संबंध आप मत बनाइए। तो क्या हम अपने निर्णय अपने आप ले पा रहे हैं? तो पहला आर्गुमेंट तो ये है, हाँ इन्फ्लुएंस तो किया जा रहा है सोवरेनिटी को। एक देश ये कहे कि वो अपने निर्णय खुद ही पूरे के पूरे 100% ले पाता है, नहीं। उसको एक्सटर्नल पॉलिटिक्स भी प्रभावित करती है, ये बात ट्रू है ना। अदर बॉडीज भी प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, बट इन द एंड वो उनकी सिर्फ इन्फ्लुएंस तक है। फिर भी फाइनल डिसीजन जो रहता है वो किसके हाथ में रहता है? हु इज द फाइनल अथॉरिटी? फाइनल अथॉरिटी इज इंडिया। हेंस we can say that sovereignty is influenced by other bodies, other international bodies, other nations, powerful nation and global politics. But final decision is always taken by India. So we can say influence is there, but sovereignty remain intact. Sovereignty बनी रहती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या भारत ट्रूली सोवरेन है? तो आंसर इज यस। आज की डेट में कितनी भी पॉलिटिक्स हो, फिर भी इंडिया एक सोवरेन नेशन है, फाइनल डिसीजन वही लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब आइए सोशलिज्म की बात करते हैं। सोशलिज्म भारत में, भारत के बारे में बोला गया इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट नेशन। भारत एक सोशलिस्ट होगा नेशन। तो इस पे सवाल, तीन तरह के मेंस के सवाल इसके निकलते हैं। तीन तरह के मेंस के सवाल। पहला, क्या इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है? और इसको अपनाने के लिए भारत ने, इंडिया ने क्या प्रोविजन किए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इज इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट कंट्री? इस क्वेश्चन को लिखते हैं कहीं ताकि आपको समझ में आए ये क्वेश्चन किस नेचर के हैं। और कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, ठीक है? आपको हम सारी चीजें बताएंगे। इज इंडिया अ सोशलिस्ट कंट्री? आपको प्रोविजंस बताने होंगे। प्रोविजंस बताइए कि कहां कहां आपको दिखाई देता है कि इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है। और अब जो ग्लोबलाइजेशन का युग आया है, ग्लोबलाइजेशन, ये फिर दोबारा से क्या सोशलिस्ट आइडियाज को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा? ये सवाल आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको सोशलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि सोशलिज्म का आइडिया आया कहां से और भारत में इसमें क्या है। सोशलिज्म आइडिया आया है कैपिटलिज्म के आइडिया से, जहां पर व्यापारी वर्ग अपने प्राइवेट प्रोडक्शन कर कर मजदूरों को कम तनख्वाह दे रहा था, महंगी चीजें बेच रहा था, प्रॉफिट अपना ज्यादा ले ला रहा था, और इस दुनिया में गरीबी बहुत बढ़ गई। इस दुनिया में मजदूर के वेजेस बहुत कम होने लग गए। और क्या हुआ, एक देश ने दूसरे देशों को, अपने कैपिटलिस्ट देशों ने, जो ये व्यापारी वर्ग हैं, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने अपने माल को बेचने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए दूसरे देशों को भी क्या बनाया, दूसरे देशों को भी गुलाम बना दिया। तो एक आइडिया था कैपिटलिज्म।
जो फ्री ट्रेड की बात करता है, और ये बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाता है। और कैसी कंट्रीज को फायदा पहुंचाता है? जो ट्रेड कर रही थी, यूरोपियन वर्ल्ड या अमेरिका, आज भी इनको फायदा पहुंचा रहा है। तो इसका जब पूरी दुनिया में गलत इंपैक्ट आने लग गया, एक देश के अंदर विद इन इंडिया भी जब कैपिटलिस्ट लोग आ गए, व्यापारी वर्ग आ गया, इंडिया में भी हमारे लोकल लोग भी, व्यापारी लोग शोषण करने लग गए, ट्रेडर्स, मजदूरों का, गरीबियों का। तो एक आइडिया आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सोशलिज्म, कि भाई इस दुनिया में कैपिटलिस्ट लोग कहते हैं कि सब चीज की लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम जो कुछ भी कमाना चाहें वो हम कमा सकें। और इसी नाम पर उन्होंने फ्री ट्रेड लाया और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो ले आए। फिर दूसरा आइडिया आया इक्वालिटी का, कि इस दुनिया में बराबरी होनी चाहिए, स्पेशली भुखमरी नहीं होनी चाहिए, लोगों की आय बराबर होनी चाहिए। इक्वालिटीज के आइडिया से ही बना है सोशलिज्म का आइडिया, समानता का आइडिया। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी क्या हो, ये जो लोगों को अनइक्वालिटी आ गई है, डिजीज आ गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो भारत ने भी, क्योंकि भारत खुद ही गुलाम रहा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो भारत ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया कि हम क्या करेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। तो गरीबों के लिए काम करने के लिए को ही क्या कहा जाता है? सोशलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशलिज्म कहा जाता है। तो सोशलिस्ट आइडिया क्या कहता है? क्या ये कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक व्याख्या की है, एम्स टू एंड दी पॉवर्टी, गरीबी इस दुनिया में ना रहे, इग्नोरेंस ना रहे, डिजीज ना रहे, और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्या इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का एंड हो, यानी गरीबी अमीरी ना हो, लोगों को पैसा नहीं है तो नॉलेज ही नहीं मिल पा रही है, बीमार लोग रह रहे हैं, और इनइक्वालिटी ना रहे। तो ये बोला गया, इसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद, और भारत ने इसी को अपनाया है कि हमको एंड ऑफ प्रॉपर्टी करना है, इग्नोरेंस को हटाना है, डिजीजेस को हटाना है, और अमीरों और गरीबों में जो अंतर आ रहा है इसको हटाना है। ठीक है, इसीलिए भारत में क्या है? भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? कि जहां पर हम अमीरों से टैक्स लेते हैं और गरीबों के लिए वेलफेयर करते हैं, तो रिच से हम टैक्स ले रहे हैं और पुअर को हम क्या दे रहे हैं? बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसी को कहते हैं लोकतंत्र के रास्ते, डेमोक्रेसी के रास्ते, रिच और पुअर का जो गैप है, बजट इसी की देन है। बजट जो अभी पेश हुआ है वो इसी की देन है। इसमें बजट में टैक्स लगाए जाते हैं और टैक्स लगा के इंश्योर किया जाता है कि गरीबों को वो पास ऑन किया जाए जो इनकम इन्होंने ज्यादा कमा ली है। तो भारत ने लॉ के जरिए, स्कीम्स के जरिए ये ठाना है। जबकि एक और आइडिया है जिसको आप समझेंगे, मार्क्सिस्ट। मार्क्स एक आदमी हुआ था, उसने कहा लॉ की जरूरत नहीं है, वायलेंस की जरूरत है। जो अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? इनके खिलाफ आपको वायलेंस करना चाहिए। तो भारत ने तो ये आइडिया कहां अपनाया था? रशिया ने अपनाया था, और वहां रशियन रेवोल्यूशन आया था 1917 में, और यही आइडिया फिर चाइना ने भी अपनाया, और ये दो देश कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ तो
बोला था इक्वालिटी लाएंगे, लेकिन क्या लाए? डिक्टेटरशिप। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं आई, डिक्टेटरशिप आ गई। तो हमने कौन सा आइडिया अपनाया? हमने अब आइडिया अपनाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है। और इसके अंदर हमने कौन सा मॉडल अपनाया है? जहां प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा। अब ये पब्लिक सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, इसको कहा जाता है पब्लिक सेक्टर। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जैसे रिलायंस है, अडानी है, अंबानी है, ये दोनों रहेंगी। तो प्राइवेट सरकारी भी रहेंगी, प्राइवेट भी रहेंगी। और इस मॉडल को कहा जाता है मिक्स मॉडल इकोनॉमी, दोनों रहेंगी। यही डेमोक्रेसी में जरूरी है। जबकि मार्क्स का जो आइडिया है वो कैसा है कि हिंसा के जरिए हम इक्वालिटी लाएंगे। यूरोप में इन्होंने कोशिश की, पूरी दुनिया में 1970 से लेकर 1991 तक ये दोनों आइडियोलॉजी टकराती रही, जिसमें एक आइडिया है कैपिटलिज्म और एक आइडिया है सोशलिज्म। इसमें ये वाला है जो वायलेंस के जरिए लाता है। ये कहता है कि स्टेट का सोशलिज्म होना चाहिए, सब चीजें हम लोग देखेंगे, सरकार देखेगी, एक सरकार होगी वो देखेगी, प्राइवेट लोग होंगे ही नहीं। सब चीजों का नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। यानी नेशनलाइजेशन क्या होती है कि हर चीज सरकार के हाथों में होगी, प्राइवेट होगा ही नहीं। तो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और इसको स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है। ये कामयाब नहीं हो पाया। सब क्या हो गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब फेल हो गया। क्या हो गया? सारा का सारा आइडिया ये फेल हो गया कि वायलेंस के जरिए सही नहीं है, इससे तानाशाही आती है। ठीक है। किसके जरिए होना चाहिए? प्रेम से होना चाहिए। तो हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया। गांधी ने भी ये बात कही थी कि भाई हमें सबका विकास करना है, प्रेम से करना है। तो हमारा जो आइडिया है वो गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। जैसे गांधी गांव की बात करते थे, सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे, तो वो आइडिया हमने अपनाया। इसके लिए सरकार की बहुत सारी स्कीमें चलती हैं, आप देखते होंगे। गरीबी दूर करने के लिए मुफ्त अस्पताल हैं। आप कोई आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए बसेज हैं। एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए सर गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस हैं। ये आइडिया सोशलिस्ट आइडिया पर ही है, कि बाद में हमने ऐड किया। लेकिन भारत में आइडिया 1976 से पहले था। कैसे था? ये बाद में ऐड किया गया, ये फिल्म्स का सवाल है, ये याद रखना है आपको। पर भारत जब आजाद भी नहीं हुआ था तो भारत ने ये बोला कि भाई हम, एक सेशन हुआ था उनका अवाड़ी में, जहां पर उन्होंने बोला इंडिया विल बी अ वेलफेयर नेशन। वेलफेयर नेशन होगा, सबके बारे में सोचेगा, वेलफेयर नेशन। और जब भारत आजाद हुआ तो हमने अलग से सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या बनाया बेटा? डीपीएसपी बनाए। एक पूरा का पूरा सेक्शन बनाया कि गवर्नमेंट जो होंगी वो अपनी जो स्कीम बनाएंगी, जो एक्ट बनाएंगी, वो इंश्योर करेंगी कि गरीबों को मदद हो। किसको मदद हो? गरीबों को मदद हो। और पूरा का पूरा चैप्टर, चैप्टर 4 लिखा गया जो डीपीएस पे। तो ये देखिए आवाड़ी का सेशन क्या कह रहा है कि हमको वेलफेयर बनना है। फिर भारत ने पूरे के पूरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाले। तो यहां पर लिखा नहीं था इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री, पर सारे के सारे बिन बोले ही इम्प्लिसिट
सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो एक्टिविटीज थी वो ऐसी थी। इसी को इंदिरा गांधी ने लिख दिया कब, एक अमेंडमेंट लाकर कि इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट कंट्री। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला था कि भाई भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो सोशलिस्ट वर्ड है ही नहीं, तो इसको हटा दो, बाद में ऐड किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई वर्ड ही तो नहीं था, वर्ड ही तो 1976 में आया है, लेकिन ये आइडिया तो हमको पहले से ही दिखाई दे रहा है। ये आइडियल्स तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रोविजन है। ये देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या है, आवाड़ी के सेशन में क्या हुआ, यही तो, ये तो बता रहा है कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, उसको लिख दिया गया एक्सप्लिसिटली। तो हम रिमूव नहीं कहेंगे करेंगे, ये बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है। अभी कोर्ट का ये केस हुआ, ठीक है। तो अब सोशलिज्म क्या होता है ये आपको समझ में आ गया कि गरीबों और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पा रही है, उसको हमको खत्म करना है, डिजीजेस को खत्म करना है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना है, सबका वेलफेयर करना है। इसके लिए हमने डीपीएसपी लिखा। इस पे डिबेट हमने देखी। क्या डिबेट देखी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हमने डिबेट देखी बड़ी सीधी सी, कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बाद में ऐड हुआ है। तो बाद में ऐड जरूर हुआ है, लेकिन डीपीएसपी के फॉर्म में ये पहले से लिखा हुआ था, आवाडी के सेशन में लिखा हुआ था। तीसरा हमने देखा भारत का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब हम इस पे आरोप लगता है कि भाई हम सोशलिज्म के आइडिया को डाइल्यूट किए जा रहे हैं। सोशलिज्म का आइडिया ये कहता है कि आपको पुअर लोगों पर ध्यान देना है, इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आगे बढ़ाना है। और भारत ने, जब भारत आजाद हुआ 1947 से लेकर 1991 तक, तो भारत ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन सचमुच में ऐसा नहीं हुआ। गरीबी बनी रही, भारत की इकोनॉमिक स्टेटस भी आगे नहीं किया। भारत को बहुत ही कम पैसे उसके फॉरेक्स रिजर्व में रह गए थे, बहुत ही कम पैसे उसके फॉरेक्स रिजर्व में रह गए थे। पेट्रोल लेने के लिए पैसे नहीं थे। तब उसने दोबारा से एलपीजी रिफॉर्म किए। एलपीजी रिफॉर्म क्या होते हैं? प्राइवेट के हाथों में प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया दोबारा से। पहले प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहा था, कैपिटलिस्ट लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा था, सरकार ही अधिकतर काम कर रही थी। रेल बना रही थी, सड़कें बना रही थी, कपड़े बना रही थी, स्कूल खोल रही थी। तो उसने इस ईरा में पब्लिक सेक्टर ज्यादा प्रभावी था, ताकि सोशलिज्म को हम प्रमोट कर सके। नेहरू जी इसको मानते थे, लेकिन ये फेल कर गया, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर करप्शन बहुत है, ब्यूरोक्रेसी बहुत है, सरकार के पास स्किल नहीं है। वो जो भी काम में आप लेती है, 50 लाख उसके वर्कर थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए भारत का डेवलपमेंट। तो जब भारत की स्थिति गड़बड़ हो गई, तो 1991 में हमने फिर प्राइवेट प्लेयरों को बुलाया, कैपिटलिस्ट लोगों को बुलाया, अपनी स्कीमें कम की सरकार ने, ढी कानूनों के अंदर ऐसे सुधार किए कि कैपिटलिस्ट लोग, जो प्राइवेट लोग हैं, ये आ सकें। और आज की डेट में आप फिर से देख रहे हैं, सरकार अपनी कंपनियों को खत्म करती जा रही है, नौकरियों को कम करती जा रही है, और प्राइवेट प्लेयर उस एरिया को भर रहा है। तो क्या एजुकेशन भी प्राइवेट हो गई है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट होते जा रहे हैं, और अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो ये बात सही है, इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है ये गरीबों की तरफ काम करना, लेकिन भारत इस पे कमिटेड है, भारत की स्कीमें आज भी हैं। तो आरोप लगता है भारत पर, क्या भारत टोटली सोशलिस्ट कंट्री है? लिख दिया भाई, प्रेम्बल में तो है, पर एक्शंस में नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि सरकार अपने कामों को पीछे कर रही है और प्राइवेट को प्रमोट कर रही है, जो एजुकेशन में दिखाई दे रहा है, बिजनेस में दिखाई दे रहा है। पोर्ट सारे, ऐसा आरोप लगाया जाता है अडानी अंबानी को दे दिए। रोड, हर साल ऐसा आरोप लगाया जाता है कि भारत से 4 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ प्राइवेट कंपनीज को। यानी ये हमारा पैसा है जो ट्रांसफर हो रहा है, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हमारा देश है, यहाँ के रिसोर्सेज, बंदरगाह, रोड, यहाँ का कोयला हमारा है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज के रूप में जा रहा है। तो सोशलिज्म पर डेंट तो लगा है, लेकिन फिर भी स्कीमों के जरिए, स्कूल के जरिए आज भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब आइए सेकुलर वर्ड देखते हैं। हमारा देश, तीसरा वर्ड इन्होंने बोला सेकुलर होगा। सेकुलर का मतलब क्या होता है? आपने पहले ये वर्ड देखा होगा कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में उपयोग नहीं करेंगे, रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे। रिलीजन लोगों का इंडिविजुअल है, वो अपना तिलक लगाएं, पूजा अर्चना रखें, जो व्रत उपवास रख रहे हैं वो रखें, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब रिलीजन को पॉलिटिक्स का मिला दिया जाता है तो क्या होता है? इसके गलत इंपैक्ट पड़ते हैं। इसके क्या कर पड़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गलत इंपैक्ट पड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा पहले ऐसा ही होता था, विदेशों में ऐसा ही होता था। वहां पर क्या था बेटा? चर्च का बहुत ज्यादा बोलबाला था। चर्च ही बताता था कि देश को कैसे चलना चाहिए। इवन जो देश को चलाने की स्कीमें हैं या कानून हैं, वो भी कैसे काम करने चाहिए, जिसके कारण दूसरे धर्मों को, और एक धर्म में ही केवल बड़े बड़े अमीरों को या धार्मिक लोगों को फायदा हो रहा था, और दूसरे धर्मों के लोगों को या उस धर्म के कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब डेमोक्रेसी आई तो उसने क्या बोला कि धर्म लोगों का कैसा है, पर्सनल विषय है। देश के अंदर जब सरकारें आएंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिलीजन का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी स्कीम बनाते टाइम, कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम या पॉलिटिक्स में किसका प्रयोग नहीं होगा? रिलीजन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम जो भी कानून बनाएंगे वो सबके लिए बनाएंगे, वो आस्था पर आधारित नहीं होंगे। आस्था तो एक धर्म की आस्था है, वो अपने ही लोगों को हेल्प करेगी, दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। जिन लोगों की संख्या क्या क्या है, कम है, माइनॉरिटी है। जैसे मान लो एक देश है, वहां पर 90% लोग एक रिलीजन से आते हैं, तो वहां पर जब लोग चुनकर आएंगे तो 90% सीटों में या 100% सीटों में एक ही रिलीजन के लोग आ सकते हैं। और फिर वो जो लॉज बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? वैसे ही लॉ बनाएंगे जो रिलीजन बेस्ड हो। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि रिलीजन डिस्क्रिमिनेट करता है किसके साथ? वुमेन के साथ। कोई भी रिलीजन है वो वुमेन को प्रमोट नहीं करता। सब चाहते हैं घर के अंदर सीता की तरह हो, पति की बात माने, विरोध ना करे, प्रॉपर्टी का राइट्स उसके पास ना हो। कहीं कहीं नर बलि भी देने की बात करती है, पुरुषों को आगे बढ़ाती है, मेंस को प्रमोट करती है। फिर दूसरे रिलीजन को कहती है इसको प्रमोट नहीं करना है, उसके भी खिलाफ है।
और जिनकी संख्या कम है उनके भी खिलाफ हो सकती है। जिनको क्या कहा जाता है जिनकी संख्या कम होती है बच्चों? माइनॉरिटीज, उसके भी खिलाफ है। और विद इन दी रिलीजन भी इंडिया में क्या कर सकती है कि जो भारत में तो चार वर्ना सिस्टम है, कुछ कुछ को ऊपर और कुछ को के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो आइडिया ये आया कि जब लोग अपने पर्सनल लाइफ में तो खूब रिलीजन माने, सही वाला, गलत तो उसको भी रोका जाएगा, इंडिया में तो रोका जाता है, लेकिन सरकार जो बनेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो रिलीजन का प्रयोग नहीं करेगा। तो स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन। इसी को कहा जाता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। स्टेट का मतलब सरकार, सरकार के अंग। तो भारत में भी इस आइडिया को लिया गया। ये पहले आइडिया कहाँ आया? ये आया था वेस्ट में, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक पार्ट है, सेकुलरिज्म क्या होता है। पर आप इन शॉर्ट इतनी बात सीखो अभी कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि जब सरकार की कोई स्कीम चलेगी तो कोई भेदभाव नहीं होगा, संसद के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसका स्कीम बनाते वक्त कोई भेदभाव नहीं होगा। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं नो, नहीं। जहां नहीं वर्ड होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेकुलरिज्म। अब भारत में पॉजिटिव वाला हमने लिया है। भारत ने ये बोला हाँ, जो सरकारें बनेंगी, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो तो सेकुलर है। प्रेम्बल में भी बाद में ऐड किया गया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। लेकिन भारत में माइनॉरिटी जो है वो भी काफी थी। क्या थी बच्चों? माइनॉरिटी काफी थी। तो माइनॉरिटी के लिए हमने क्या किया? बोला कि पहला पार्ट तो लिया ही, लेकिन हमने पॉजिटिव पार्ट लिया, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव पार्ट। भारत में सब धर्म समान है और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट मिलेगा। इन इंडिया ऑल रिलीजन विल हैव इक्वल प्रोटेक्शन। क्या? फ्रॉम द स्टेट। हमने ये बात बोल दी। अब बार बार एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत का के अंदर सेकुलरिज्म पर जो सवाल उठते हैं उनको आप जरा समझाइए। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और ईस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, उसको जरा हम देखते हैं। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, दोनों को मैं आपको समझाता हूं। इसको जरा आप देखिए, मेंस का सवाल है, आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल है जो हमको देखना है ना। तो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। विदेश में पूरा का पूरा जो मिडाइवल एज है, 500 से लेकर लगभग 1400 1500 एडी तक, ये पूरा का पूरा ऐसा युग है जहां पर बाइबल का, चर्च का बोलबाला था। और चर्च कहता था जो मैं कर रहा हूं वो सही है। और उसने अपने ही रिलीजन में क्या बना रखा था? अपने आप को सुप्रीम बना रखा था। पादरी वर्ग जो था, प्रीस्ट,
वर्ग जो था बच्चों, वो कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचा रहा था, बाकी लोगों से टैक्स ले रहा था, बोल रहा था हमारी बात नहीं मानोगे तो आप सब लोग नरक जाओगे। और जो देश के लॉज होने चाहिए वो लॉज भी जो दुनिया चले, घर के अंदर भी जो काम हो जिसको प्राइवेट पब्लिक अफेयर कहा जाता है, और जो बाहर काम हो, सारे के सारे काम बेस होने चाहिए किस पर? सारे के सारे काम बेसिस होने चाहिए किस पर? रिलीजन पर। बाद में फिर उसमें रिफॉर्म आए, बोला गया देश चलाने का अधिकार धार्मिक नेताओं को नहीं दिया जा सकता, देश चलना चाहिए चर्चा पर, डिस्कशन पर, लॉजिक पर, फैक्ट्स पर, डिबेट पर, रिलीजन नहीं, हमें मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जीते जी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस पर ध्यान देना चाहिए। तो वेस्ट का जो मॉडल है वो पहले आया था, और एक ही धर्म था, ईसाइयत, है ना, इसीलिए वेस्ट का मॉडल आया। तो सेकुलरिज्म रिफर टू अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इट इज अ डॉक्ट्रिन दैट अपोज इंटर रिलीजन, वन रिलीजन विद अनदर, ठीक है, एंड इंट्रा रिलीजन, एक ही रिलीजन ट्रायनरी ऑफ द मेजोरिटी, यानी जिनकी एक तो दो रिलीजन है, तो दो रिलीजन क्या करें, एक कोई रिलीजन हो वो दूसरे रिलीजन को दबाए ना। जैसे ए रिलीजन है, जैसे म्यांमार में एक रिलीजन है बुद्धिस्ट, वो वहां मुसलमानों को दबाए ना। पाकिस्तान में हिंदुओं को ना दबाया जाए, दो रिलीजन है। श्रीलंका में हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, उन्हें बुद्धिस्ट को दबाया जा रहा है। तो वन रिलीजन का डोमिनेशन ना हो। दूसरा, एक ही रिलीजन है, उसमें किसी एक सेक्शन का डोमिनेशन ना हो। तो एक मॉडल है वेस्टर्न मॉडल जो यूएस है, वहां क्या कहते हैं? वहां कहते हैं देश अलग है और रिलीजन अलग है, और दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग रहें। इट एम्बॉडीड नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन और स्टेट, स्टेट अपना काम करे, रिलीजन अपना काम करे। स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय रिलीजियस माइनॉरिटी। तो बिल्कुल सरकार अलग चलेगी, वहां के क्रिश्चियन के अलग करेंगे, तो कोई भी वहां पर एंगेजमेंट नहीं होगी। कोई भी पब्लिक पॉलिसी, जो भी स्कीम बनेगी, चाहे वो हेल्थ की स्कीम हो, एजुकेशन की स्कीम हो, वो रिलीजन के बेसिस पर नहीं हो। बिल्कुल ये एक निजी मामला है। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का प्राइवेट अफेयर, निजी मामला है। निजी मामला मतलब वो क्या करे, अपने हिसाब से अपने रिलीजन को ट्रीट कर ले। इट इज अ प्राइवेट अफेयर, और वो अपने प्राइवेट अफेयर को अपने रूप में देखे। इसको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है। कैसा मॉडल कहा जाता है? वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है कि कोई स्टेट अलग रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, और इसमें वो होगी। इंडिया में हमने क्या बोला? हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब भारत आजाद हुआ कि हम भी स्टेट और रिलीजन से दूर रहेंगे, सरकार कोई स्कीम, स्टेट कोई स्कीम इसके पे नहीं उठाए। लेकिन भारत में दो तीन इशू आ गए थे। क्या इशू आ गए थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एक,
भारत के अंदर एक ही रिलीजन के अंदर भी प्रॉब्लम थी। वर्ना सिस्टम था जिसमें अपर कास्ट को ज्यादा फायदा और दलित वगैरह को कम फायदा हो रहा था, उनको दबाया जा रहा था। प्लस भारत का सेपरेशन हुआ था। आपने पहले लेक्चर में देखा है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में लाकर मुसलमानों को उन्होंने बता दिया कि यहां तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हें हम अलग से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम देते हैं। और वही बाद में जाके पाकिस्तान बना। किसके रूप में बना? वो पाकिस्तान के रूप में बना। लेकिन उसके बाद भी भारत में काफी माइनॉरिटी रह गई। माइनॉरिटी कौन होती है? एक होती है मेजॉरिटी, मैंने बताया था, जिनकी संख्या ज्यादा हो उनको मेजॉरिटी कहते हैं, जिनकी संख्या कम हो उनको माइनॉरिटी कहते हैं। तो मेजॉरिटी डराती है और माइनॉरिटी डरती है। और भारत में, पूरी दुनिया में ये फिनोमिना है। भारत में हिंदू और हिंदी ये मेजॉरिटी हैं, बाकी लैंग्वेजेस जो हैं या बाकी जो रिलीजन हैं इसको छोड़कर वो माइनॉरिटी है। तो ये डरते हैं। भारत ने कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कौन है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल 29 और 30 दिए गए हैं कि माइनॉरिटी लोगों चाहें जिनकी संख्या कम है तो वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी स्क्रिप्ट कल्चर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने कल्चर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। तो भारत ने क्या हुआ, भारत ने मार्ले मिंटो रिफॉर्म के कारण माइनॉरिटी को अपीस किया गया था। अपीस का मतलब उनको ज्यादा सुविधाएं दी गई थी। वो एमपी और एमएलए बनने में भी उनको छूटें दी गई थी, जिसके कारण बंटवारा हुआ। तो जब भारत आजाद हुआ तो हमने बोला कि ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम तो सही नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी के जो कल्चर राइट हैं, भाषा बोली, जो लैंग्वेज वगैरह वो बोलते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और उनको डर ना लगे, जैसे पाकिस्तान के लिए डर लगा था, तो हम उनको कुछ छूटे भी देंगे। तो हमने जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो अपनाया पॉजिटिव सेकुलरिज्म का। नेगेटिव को तो अपनाया ही, कि जो वेस्ट में बात लिखी गई है कि स्टेट दूर रहेगा रिलीजन से, अपनी पॉलिसी अपनी स्कीम्स बनाते वक्त उसका प्रयोग नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ सारे धर्म हैं, जिस जिसको हम क्या मानेंगे, सारे धर्मों को हम इक्वल मानेंगे और उनको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। सरकार सबको बराबर की मदद करेगी। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव। ये फिल्म्स का सवाल है बेटा, इसको एकदम लर्न करना है, आपको याद रखना है कि व्हाट इज इंडियन वे ऑफ सेकुलरिज्म। फर्स्ट, वी हैव एक्सेप्टेड the principal distance of a state from a religion, but there is a positive side also to our secularism. That is, in India, all religions are equal and they get equal protection from the state. इसको पॉजिटिव नोशन कहा जाता है। तो हमने क्या कहा कि भारत में पॉजिटिव होगा, प्लस जो हमारे एक ही रिलीजन के अंदर भी अगर कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था वुमेन के साथ होता ही है हर रिलीजन में, लोअर कास्ट के साथ भी होता है विद इन द रिलीजन, है ना। तो बोला, और उसके अंदर, रिलीजन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर बहुत सारा पक्ष उसका अच्छा होता है, लेकिन कुछ उसमें बैड इविल्स भी रहते हैं। तो अब इन बैड इविल्स को हम समाप्त करेंगे। तो भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं अगर कोई इविल्स हैं, तो स्टेट कैन इंटरफेयर। जबकि वेस्ट में इंटरफेयर नहीं है, इंडिया में इंटरफेयर है। सती प्रैक्टिसेस, देवदासी, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, हाजीमाला, तो भारत में सती परफॉर्म की जाती थी। पोलीगैमी थी। पोलीगैमी का मतलब क्या होता है? कई लोगों की शादी कराना। तो मर्द लोग शादी करते थे कई कई महिलाओं से, सती करा देते थे। पति मर गया तो उन्हें भी क्या होगा? उसके ऊपर होना पड़ेगा। तो ये तो चिता के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये तो कैसी बात है
ये तो बड़ी असभ्यता वाली बात है। तो हमने क्या कहा कि नहीं भाई, इस पर हम एक्शन लेंगे, इसको हम दूर करेंगे। महिलाओं का प्रवेश कई मंदिरों में होने नहीं दिया जाता, कई महिलाओं को हाजी अली में नहीं घुसने दिया जाता, तो हमने बोला देंगे। और रिलीजन के नाम पर कोई अब हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। भारत ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, प्रियम्बल में भी हमने लिखा कि भारत हिंदुओं का देश नहीं है, मुसलमानों का देश नहीं है। प्रियम्बल का स्टार्टिंग ही आप देखेंगे वी से है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इवन जो लॉज हैं उसमें हम सबको बराबर मानते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। पब्लिक प्लेसेस में भी आप आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे आगे जाके, कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 16 में सबकी सरकारी नौकरियां, आगे जाके आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अनटचेबिलिटी थी भारत में। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी को जाति सूचक कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करना, तो भारत ने उसको भी एंड किया। और भारत ने सबको 25 से लेकर, ये आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, अभी तो एक वो ले रहे हो आप, बर्ड ओवरव्यू। 25 से 28 में ये लिखा कि सबको रिलीजन, राइट टू प्रोफेस रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है कि आप अपने राइट को, अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते। और फिर ये जो माइनॉरिटी थी, इसके लिए भी हमने स्पेशल राइट लिखे आर्टिकल 29 और 30 में। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि माइनॉरिटी को अपना कल्चर बनाने का अधिकार होगा, यानी वो जो भाषा बोलते हैं, जो उनका रिलीजन है, उसके नाम पर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, खोलते ही हैं। मदरसों में पढ़ाई होती है, सिखों के कई सारे स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, जहां पर वो अपनी लैंग्वेज को भी पढ़ाते हैं और अपने रिलीजन को भी पढ़ाते हैं, ताकि उनका कल्चर प्रोटेक्ट करा सके। इंडिया उन देशों में है जिसने माइनॉरिटी को राइट्स दिए हैं, रिलीजन के राइट्स। सब जगह उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे आप म्यांमार में देखेंगे, वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भगाया जा रहा है रोहिंग्या मुसलमानों को। अगर आप श्रीलंका में देखेंगे तो वहां पर भी जो सिंहला जाति है, सिंहला रेस है, वो राइट नहीं देती वहां के तमिलियन को, वहां के मुस्लिम्स को, वहां के हिंदू को। इवन जो पाकिस्तान है वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है। इन तीनों जो भारत के ही सराउंडिंग स्टेट हैं और पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी होती है, उसकी पॉपुलेशन घटी है। उन देशों से वो भाग रहे हैं, जैसे अभी बांग्लादेश से हिंदू भाग रहे हैं। इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो ये हमारा किसका प्रूफ है? ये इसको प्रूफ दिखाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में बहुसंख्यक की तानाशाही नहीं है। इस वर्ड को याद रखना, टाइनरी ऑफ मेजोरिटी, टाइनरी ऑफ मेजोरिटी, कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो अल्पसंख्यकों को दबा देंगे। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने एम्पल प्रोविजन किए हुए हैं कि भारत में सिटीजनशिप, जो भी सिटीजन है उसका राइट टू रिलीजन प्रोटेक्ट रहे। और माइनॉरिटी के लिए तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 भी दिया गया है। क्या बात आपको समझ में आई? समझ में आ गई होगी कि राइट टू रिलीजन भी दिया गया है। ग्रेट। तो अब भारत का कैसे अलग है, इसको आप देख सकते हैं। भारत में प्रिंसिपल डिस्टेंस रखा है, ठीक है, बट हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म लिया है, जिसके अंदर इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल रिलीजन, सर्वधर्म समभाव। हम लोग माइनॉरिटी में पैसा देते हैं, बिल्कुल। जो सरकार है वो देखती है, उनको पैसा देती है। स्टेट रिलीजियस रिफॉर्म करती है, यहाँ रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हो सकते, जैसा चलते आ रहा है। भारत में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया। क्या किया गया? इंटरकास्ट मैरिज को किया गया। और
भारत में कानून भी रिलीजन के ऊपर बनाए जाते हैं, है ना, पॉलिसीज बनाती है जिससे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके। तो भारत का है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। भारत में एक्टिवली स्टेट इविल्स को खत्म करने के चक्कर में रहता है। भारत ही एक ऐसा देश है, वेस्ट में कहीं पर भी माइनॉरिटी राइट्स नहीं है, भारत में माइनॉरिटी राइट्स भी दिए हैं। तो ये सवाल भी आप कर लोगे, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सवाल भी आप समझ के आराम से कर सकते हो, है ना। भारत में कई रिलीजन है, इसीलिए भारत ने क्या कहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होगा। भारत ने ये भी नहीं कहा कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जबकि पाकिस्तान कहता है मुसलमानों का देश है ना। भारत वेस्ट में तो वो म्यूट स्पेक्टेटर की तरह खड़ा रहता है रिलीजन में। कोई भी अमेरिका जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन भारत में नहीं, भारत में अगर ईविल्स है तो हम कट एंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो हम इंश्योर करते हैं कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी भारत में थ्राइव कर सके। सब जगह कम हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ मल्टी रिलीजन के लिए एक और वर्ड है मल्टी कल्चरिज्म। बहुत सारे कल्चर एक ही देश में रह सकें। पूरे यूरोप के अंदर, वहाँ के 28 देशों में, 20 से ऊपर देशों में इतनी मल्टी कल्चर के लोग नहीं रहते जितने भारत में रहते हैं। और भारत सबको प्रोटेक्ट करता है। इतनी लैंग्वेज हैं, इतनी रेस हैं, इतने रिलीजन हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक साथ रह रहे हैं। थोड़ी बहुत खबरें आती रहती हैं, लेकिन भारत मजबूती से कल्चर और मल्टी कल्चरिज्म की तरफ खड़ा हुआ है। इसकी तरफ मल्टी कल्चर और मल्टी कल्चरिज्म की तरफ खड़ा हुआ है। लेकिन वेस्ट में सब देश ईसाइयत के हैं, फिर भी वो अपने ही रिलीजन की बुराइयों पर काबू नहीं कर पा रहे। कई जगह ऐसी हैं जहां आज भी रिलीजन ने ये कहा गया है, वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, तो वो एबॉर्शन को बुरा मानते हैं और उसके लिए कोई लेजिस्लेचर भी नहीं लाते। अब देशों में थोड़ा थोड़ा लागू किया, पर भारत में तो क्या है, अगर जरूरत है तो एबॉर्शन कराना चाहिए, क्योंकि एबॉर्शन जरूरी है, तो भारत इसको मानता है। परंतु अगर वेस्ट की बात करें तो एबॉर्शन में रिलीजियस रूप में उसको सही नहीं माना जाता, तो उसको एबॉलिश किया गया है। तो अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि इंडिया में क्या अंतर है। इंडिया का पॉजिटिव है, बुराइयों को दूर करने वाला है, स्टेट की एक्टिव भूमिका है, और हम माइनॉरिटी के लिए स्पेशल राइट्स भी देते हैं। इंडिया इज अ ट्रू मल्टीकल्चर बॉडी। लेकिन अगर वेस्ट की बात करेंगे आप, तो वेस्ट का नैरो है, वो बस प्रिंसिपली रूप से अलग रखता है। कोई ना लेजिस्लेट करता, कहता है तुम अपने डोमेन में सुप्रीम हो, हम अपने डोमेन में सुप्रीम है। वहां पे इविल्स खत्म होने का ज्यादा स्कोप नहीं है। वहां पर स्टेट चुपचाप रहता है, म्यूट एक्सपेक्टेटर, और माइनॉरिटी को भी वहां कोई राइट नहीं है। स्टेट माइनॉरिटी को कोई सरकारी रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स उन्होंने नहीं बनाए, हमने रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं पॉजिटिव नोशन लाकर। प्लस माइनॉरिटी को भी स्पेशल राइट्स, जिनकी संख्या कम है, उनको दिए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए कि भारत पर बार बार आरोप लगता है कि भारत क्या ट्रू सेकुलरिज्म है, देश है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझ लो कि इज इंडिया अ सूडो सेकुलर कंट्री। सूडो सेकुलर का मतलब होता है, ये थ्योरी में तो लिख दिया कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये मेंस का सवाल है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। जैसे शादी में होता है कि वेडिंग क्या है, वेडिंग हेवन में बनती है, और दो सोलमेट हिंदू रिलीजन में रिलीजियसली कुछ उनके यहाँ
प्रैक्टिसेस होती हैं, फेरे वगैरह होते हैं, कुछ पूजा अर्चना की जाती है और वो आपस में सोलमेट हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। तो ये कैसी एक पूरी की पूरी वो है, पूरी की पूरी जो एक्टिविटी है वो रिलीजियस है, यानी बहुत ही होली है, पायस्ट है, पवित्र है। तो थ्योरी में तो ये सब लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है, वहाँ डीजे बज रहा है जिसमें लोग कपड़े उतार के नाच रहे हैं। फिर वहां पर क्या हो रहा है, कई जगह पर लिकर परोसी जा रही है, आपस में गाली गलौज हो रहा है, जो कि पायस नहीं, इसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। तो क्या शादियां आज एक रिलीजियस अफेयर रह गई हैं, या ट्रूली दहेज इसमें दिया जा रहा है, डावरी मांगी जा रही है? तो थ्योरी में कुछ, प्रैक्टिकल में कुछ और, या फेरों को लोग कहते हैं जल्दी जल्दी करा दो। तो ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी क्या है बच्चों, प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट के रूप में कुछ और लिखा गया है और रियलिटी में कुछ और हो रखा है। तो जब आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देंगे तो वहां कॉन्सेप्ट पर आपको देखना है किताब में क्या लिखा है, और जब मेंस का जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे दोनों के बारे में पूछेगा, कॉन्सेप्ट में ये लिखा है और प्रॉब्लम ये है, आप सजेशन बताइए। यही इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, जब आप इन ग्रे एरियाज बोलते हैं इसको, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जब आपकी ग्रे एरियाज पर क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी पकड़ बन जाएगी। ठीक है। तो क्या इंडिया एक दिखाने के लिए है, जैसे मामा मारीच, रावण के मामा थे, वो सोने का हिरन बने थे। हिरन तो कभी सोने का होता नहीं, पर दिख रहे थे छदम। तो क्या इंडिया ट्रूली एक सेकुलर कंट्री है, या एक रिलीजियस कंट्री है दिखाने के लिए ही? तो जी आरोप लगते हैं इंडिया पर। क्यों आरोप लगते हैं? क्योंकि भारत में मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां ही रिलीजियस ग्राउंड पर बनी हुई हैं। अकाली दल है, रिलीजियस ग्राउंड पर बना हुआ है। बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने आर्गुमेंट नहीं है, जो आरोप लगाया जाता है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगती है, कांग्रेस मुसलमानों को बचाने के नाम पर वोट मांगती है। ये पूजा अर्चना जो की जाती है, ये देखिए, ये एबीपी न्यूज का है, क्रेडिट उनको है। पूजा अर्चना की जा रही है सरकार में, सरकार के जो नारे हैं वही हैं, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। रेजिमेंटों के नाम भी रिलीजियस हैं, सिख रेजिमेंट। तो कहाँ आप कहते हो कि आप अलग हो? इवन जो मुस्लिम इलाकों में मुस्लिमों को खड़ा किया जाता है, रिलीजन के नाम पर लोग खड़े होते हैं, मंत्रिमंडल बांटे जाते हैं, नारे लगते हैं, पॉलिटिक्स होती है पूरी की पूरी। तो ट्रूली ऐसा नजर नहीं आता है। तो प्रोविजन तो काफी हैं, पर ट्रूली ऐसा नजर नहीं आता। तो आपको कहना है भाई, ये प्रॉब्लम तो लोगों की है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था या है, वो तो सेकुलर ही है। अब प्रॉब्लम तो हर जगह आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे काम किए हैं। क्या किए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी सारे काम किए हैं कि रिलीजन के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, जो वोट मांगेगा उसको कैंसिल कर देना चाहिए, हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए दूसरे रिलीजन के नाम पर। ऐसा क्या होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमको इम्प्रूव करना चाहिए प्रैक्टिकलिटी में, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो पूरी की पूरी तरह सेकुलर है। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बोलो कि इंडिया सेकुलरिज्म को अच्छे तरीके से निभा रहा है। बोलो, ये बात समझ में आई, आ गई होगी। अब आगे एक इसमें क्वेश्चन और है, जो फ्रांस का क्वेश्चन है। फ्रांस का सेकुलरिज्म पर एक क्वेश्चन है ये, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच टू सेकुलरिज्म? कि फ्रांस को क्या सीखना चाहिए?
अब फ्रांस का सेकुलरिज्म का मॉडल कैसा है उसको जरा देखिए। इसका मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा। फ्रांस ने बहुत ही गंभीर मॉडल अपनाया। उसका मॉडल है लसीटे। ये मॉडल क्या है? इनका है स्ट्रिक्ट सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन टू स्टेट। स्ट्रिक्ट कैसा है? इन्होंने ये बोला कि इनके यहाँ एक 1971 में एक क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन। और ये तीन वैल्यू इन्होंने आइडिया लेकर आए थे कि हम सबको बराबर मानेंगे, इक्वालिटी, सबको लिबर्टी देंगे। लिबर्टी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आइडिया यहीं से आया, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा आपस में बढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला रिलीजन एक जो घर के अंदर होता है वो हो, लेकिन जब बाहर कोई आदमी निकलेगा तो हम जो कानून में बता देंगे वो तो कर ही नहीं सकता। ओके। और इन्होंने बड़ा हर चीज पे, रिलीजन पे लॉ बनाना चालू किए, स्ट्रिक्ट लॉ। क्या देने के लिए? लिबर्टी देने के लिए, इक्वालिटी देने के लिए और फ्रेटर्निटी देने के लिए। क्या बनाना चालू किए? स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चालू किए। जैसे इन्होंने बोला कोई भी जो हमारे स्कूल के अंदर आएगा वो ना तो कड़ा पहन के आ सकता है, ना कृपाण लेके आ सकता है, ना ही पगड़ी पहन के आ सकता है। आपको नमाज पढ़नी है तो आप घर के अंदर पढ़िए, घर के बाहर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप बाहर स्कार्फ पहन के भी नहीं घूम सकते। मतलब अगर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या करिए, आप स्कार्फ पहनकर भी नहीं घूम सकते। तो फिर क्या किया जाए? स्कार्फ पहन के नहीं घूम सकते तो इन्होंने शुरुआत में तो ईसाइयत वहां पर जो प्रीस्ट वर्ग है उसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। इसका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रीस्ट का बहुत ज्यादा बोलबाला था। उस चर्च के उसको कम करने के लिए और क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस ना रहे देश के ऊपर, इसलिए लाए थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? धीरे धीरे ये मामला पूरी तरीके से बदल गया। क्या? धीरे धीरे बदल गया। हुआ क्या? ग्लोबलाइजेशन आया। एक देश से दूसरे देश में लोग जाने लगे। कहाँ जाने लगे? मुसलमान लोग, हिंदू लोग और लोगों के लोग भी वहां पर पहुंचने लगे। और उन्होंने वहां पर भी धार्मिक लोग ज्यादा उग्र हो गए। क्रिश्चियनिटी में जो धार्मिक पार्टियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। जो रिलीजियस पार्टी होती हैं उनको कहा जाता है राइट विंग। कैसी पार्टी? राइट विंग। तो जो रिलीजियस की बेस पर पार्टियां होती हैं, बेस पार्टी, रिलीजियस पार्टी, उनको कहा जाता है राइट विंग पार्टी। ये रिलीजन की बात करती हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राइट विंग पार्टीज ये क्या करती हैं? रिलीजन की बात करती हैं। अब जब 1971 में देश में फ्रांसीसी रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो सब कुछ सही था। और इन्होंने सेकुलरिज्म का टफेस्ट मॉडल लेसीटे भी ले लिया। लेकिन हुआ क्या? ये पहले क्रिश्चियनिटी को ठीक करने, उसकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए आया था और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी देने के लिए आया था। लेकिन बाद में क्या हुआ?
बाद में ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक देश से दूसरे देश मूवमेंट होने लगे, गुड्स का, सर्विस का, टेक्नोलॉजी का, रुपीस का, मैनेजरशिप का, आइडियाज का, तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो लोग जाने लगे वहां। जब वहां जाने लगे तो माइनॉरिटी लोग भी गए वहां, जैसे हिंदू गए और मुस्लिम गए। अब इस मॉडल को वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इन पर अप्लाई कर दिया कि आप यहाँ कोई भी रिलीजियस चिन्ह नहीं लगाएंगे, है ना, और वहां की माइनॉरिटीज को दबाने लग गए। अपने को नहीं किया, अपने यहाँ तो रिलीजियन ने अपने आप को रिलीजियस रखा वहां पर, तो वो इस जो क्रिश्चियन लोग हैं वो उनको छुट्टियां भी मिल रही हैं, क्रिश्चियनिटी के टाइम पर वो अपना चर्च भी जा रहे हैं, उसके सारे ऑर्नामेंट्स और वो भी पहनने, लेकिन माइनॉरिटी को वो रोक रहे हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते। इवन उनके रिलीजियस लोगों पर क्या कर रहे थे, ये हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, इनके ऊपर तो कलम चलाना ठीक नहीं है, आई एम रियली सॉरी। ये उनका उनकी एक घटिया सा कार्टून उन्होंने बना दिया अपनी मैगजीन, चार्ली हेब्डो मैगजीन। बताइए किसी रिलीजन के मैगजीन में उनके रिलीजियस लोगों के बारे में ये करना कहाँ तक उचित है, क्या कहाँ तक उचित है? तो इसका आंसर है बिल्कुल उचित नहीं है। क्या? बिल्कुल भी उचित नहीं, सही नहीं है। अब हमारे ही कोई दुर्गा माता को कम कपड़ों में दिखाए या नग्न अवस्था में दिखाए, जिसको हम देवी माँ मानते हैं, तो हमको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा कि जिसको हम पूज रहे हैं उसके साथ अश्लीलता, अभद्रता की जा रही, दबाया जा रहा है। वहां सिखों पर क्या किया गया? सिखों पर भी कृपाण रखने के लिए, टर्बन पहनने के लिए मना किया। तो डिस्क्रिमिनेशन किया वहां की रिलीजियस पार्टियों ने। और जब ऐसा हुआ तो वहां पर पेरिस की सड़कों पर बम ब्लास्ट होना चालू हुए। जो माइनॉरिटीज थी उनकी पॉपुलेशन भी वहाँ 10% के आसपास हो गई थी, तो बम फूटने लगे चार्ली हेब्डो की बिल्डिंग पर। तभी ये सवाल पूछा यूपीएससी ने कि भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो सबसे बेस्ट है, और भारत के सेकुलरिज्म के मॉडल से ये पूरी दुनिया और खास तौर पे फ्रांस क्या सीख सकती है? फ्रांस को सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। हमने माइनॉरिटी को दबाया नहीं, राइट्स दिए हैं। हम तो ये कहते हैं कि तुम कृपाण पहन के चलो, टर्बन पहन के चलो, तुम नमाज अदा करो, तुमको कोई रोकेगा तो पुलिस खड़ी है, पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए है। तो कैसी बात है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बिल्कुल अलग। भारत तो हिंदुओं का देश है, फिर भी हमने वंदे मातरम, हम अपना राष्ट्रीय गान करना चाहते थे, नेशनल एंथम, लेकिन उसमें वंदे भारत मातरम से मुसलमानों को दिक्कत थी, तो हमने उसको चेंज करके जनगण मन ले लिया। भारत में केसरिया रंग का ध्वज हिंदू लोग लेना चाहते थे, लेकिन हमने क्या कहा? हमने कहा नहीं, भारत मल्टीकल्चरिज्म है। झंडे के 3 रंग बनाए। पहला रंग केसरिया, जो हिंदू का प्रतीक है। दूसरा रंग वाइट, जो कि अन्य जैन और बाकी सब लोगों का कलर है, जैन, बुद्ध, सिखिज्म कह सकते हैं। फिर ग्रीन, जो कि मुस्लिम का प्रतीक है। एक झंडा भी ऐसा जो सबको एक्सेप्टेबल हो। हम सिर्फ हिंदू रिलीजन पर ही छुट्टी नहीं रखते हैं, जैसे वो लोग फ्रांस में अपनी क्रिश्चियनिटी की तो छुट्टी रख लेते हैं, पर हमारी छुट्टी नहीं रखते। हमने बोला बुद्धिस्ट, ऐसी ऐसी छुट्टियां होती हैं, नेशनल हॉलीडेज या स्कूल हॉलीडेज, जो लोगों को पता भी नहीं है। बुद्धिस्ट की भी छुट्टी, महावीर जैन की भी छुट्टी, क्या गुड फ्राइडे की भी छुट्टी, ईस्टर की भी छुट्टी, और बिग डे की भी छुट्टी। सभी रिलीजन कंफर्टेबल महसूस कर सके, ये हमने दिया।
हमने यही काम पूरी दुनिया को और स्पेशली फ्रांस को सीखने की जरूरत है कि दबाव नहीं, प्रोटेक्ट करो। ट्रू सेकुलरिज्म या मल्टीकल्चरिज्म वही है कि हम सबको बचाएं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसका मॉडल आंसर आपको क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मिल जाएगा। लसीटे क्या है और लसीटे से आपको क्या फर्क मिला। अब आखिरी टॉपिक आप जरा सा देखिए, एक टॉपिक और हम करते हैं। सेकुलरिज्म के बाद थोड़ा लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। हमने जो सेकुलरिज्म हट बनाया है, मैंने आपको 3 मेंस के सवाल भी इसमें करा दिए, है ना। कितने सवाल? बहुत थोड़ा दिया है आपकी लक्ष्मीकांत में, लेकिन मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर एक सवाल और पूछा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि सेकुलर जो वर्ड है ये भी भारत में बाद में ऐड किया गया है। सेकुलर टू वॉज एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1976। पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया कि इसको हटाओ, ये तो था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बात ठीक है कि पहले लिखा नहीं गया, लेकिन हमारा देश और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो तो एक सेकुलर देश ही बनाना चाहते थे, ये बाद में ऐड किया गया, कोई बात नहीं। देखो, जब उन्होंने ये लिखा कि हर आदमी को 25 से 28 तक गारंटी होगी, फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28 गारंटीज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा देश सेकुलर ही है। जब हमने ये कहा, पॉजिटिव नोशन लिया कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम एक ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जिसमें ट्रू सेकुलरिज्म हो। तो इस वर्ड को क्यों हटाना है? तो उन्होंने ये बात बोल दी। फिर उन्होंने ये भी बोला क्या, कि भारत में तो माइनॉरिटी के राइट्स भी दिए गए हैं, जो कि ट्रू सोशलिज्म का क्या है, ट्रू सोशलिज्म का प्रतीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि क्या भारत में सोशलिज्म का ओ सेकुलरिज्म का वर्ड बाद में ऐड किया गया है, इंदिरा गांधी ने ऐड किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इसको ओरिजिनली रूप में नहीं डाला था, इससे भारत में दिक्कतें आ रही हैं, इसको हटा देना चाहिए, तो आप कहेंगे ये विचार सही नहीं है। बाद में ऐड किया गया है ये बात ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में ये ऐड किया गया है ये बात भी ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर इस बात को जानते थे कि हमें एक सेकुलर देश बनाना है, क्योंकि भारत में बंटवारा हुआ था रिलीजन को लेकर, और इसीलिए उन्होंने 25 से 28 सबको रिलीजियस राइट भी दिए, माइनॉरिटी को राइट भी दी, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ एवरी रिलीजन बाय द स्टेट भी लिखा। इक्वल इस रिलीजन माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बाद में ऐड किया गया है तो भारत में ये आइडिया था ही नहीं या इसके प्रोविजन नहीं है। इट जस्ट इस वर्ड को लिखकर क्या क्या कर दिया गया, एक्सप्लिसिट कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया। और भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि भारत का सेकुलरिज्म एक क्या है, एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आप आगे जाके पढ़ोगे, एक ऐसी चीज है जिसको हटाया ही नहीं जा सकता, ये तो ट्रू आइडिया है भारत का, तो इसको हटाना सही नहीं रहेगा। इससे बहुत सारी दिक्कतें भारत में आ सकती हैं, जैसे बांग्लादेश में अभी दिक्कत है, श्रीलंका में दिक्कत है, अफगानिस्तान में दिक्कत है।
इसमें फिर एक डर का माहौल बन सकता है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट आपको किस में देने हैं, इंटरव्यू के टाइम देने हैं, और जब आप मेंस लिखेंगे तब ये आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बहुत बढ़िया। अ, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं पूरा कोर्स करने के लिए, वो एडमिशन ले लेंगे और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग हेल्प करेंगे, बहुत अफोर्डेबल फीस में ये बैच अवेलेबल है। आप इसको जुड़िए, संपर्क कीजिएगा हमसे ताकि आप रैंक लगा सकें। आज की क्लास यहीं तक बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।